तो दोस्तों आप सभी को माइंड टेस्ट पावर में स्वागत है। इसमें आपको आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का भाग 2 का जो क्वेश्चन है, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, जो टकराने वाला है। 90% गारंटी है कि एग्ज़ाम में टकराने का। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन है क्या। कि पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का रूप है कैसे। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का रूप है कैसे। असमानता का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। असमानता का मतलब होता है कि अलगाव, अलग अलग। असमानता यानी कि एक समान नहीं हो, उसी को कहते हैं क्या, असमानता। तो वही इसमें कह रहा है कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का रूप है, कैसे है उसके बारे में समझाना है। तो वही क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता की झलक मिल जाती है। यानी कि जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है, तो हमारे इस समाज में क्या होता है कि लैंगिक असमानता का जो है अलग अलग, यानी कि लैंगिक असमानता की झलक जो है क्या होता है कि हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता मतलब अलगाव, हर क्षेत्र में जो है लैंगिक असमानता की झलक मिलती है। यानी कि हर क्षेत्र में जो है लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। कह रहा है कि घर से लेकर सामाजिक संरचना का प्रत्येक क्षेत्र लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। यानी कि घर से लेकर के सामाजिक संरचना, जो गांव होता है उसमें, नगर होता है सर उसमें, इस सभी में क्या होता है कि लैंगिक संरचना देखने को मिलता है। यानी कि उसमें असमानता देखने को मिलता है। गांव हो उसमें भी और शहर है उसमें भी, हर जगह पर क्या होता है कि घर से लेकर के, यानी घर से लेकर के सामाजिक संरचना का प्रत्येक क्षेत्र में, जितना भी सामाजिक क्षेत्र है उन सभी में जो है लैंगिक असमानता देखने को मिलता है। अब उसके बाद क्या कि समाज का संपूर्ण विकास स्त्रियों के संपूर्ण विकास के बिना संभव नहीं है। अगर समाज का विकास भी होता है तो स्त्री के वजह से ही समाज का विकास होता है। अगर स्त्री नहीं रहेंगे तो यहाँ पर समाज का भी विकास नहीं होगा। तो स्त्री की वजह से क्या होता है कि समाज का विकास भी होता है। तो वही कह रहा कि समाज का संपूर्ण विकास किसके विकास होता है, संपूर्ण विकास जो है स्त्री के बिना संभव नहीं है। भारतीय परिवेश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्त्री के बिना तो विकास संभव है नहीं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में क्या होता है कि स्त्रियां जो है बहुत अधिक पिछड़ी हुई है। यानी कि अधिकांश करके अधिक क्षेत्रों में है स्त्रियां जो है भारत की पिछड़ी हुई है, पीछे, ठीक है। अगर कि भारतीय परिवेश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। यह पिछड़ापन भारत को विकसित देश बनाने के मार्ग का एक बड़ी बाधा है। यानी कि भारत को जो है विकसित देश बनाने में यही पिछड़ापन जो है बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या, तो महिलाओं का पिछड़ापन। यानी कि महिला जो है अधिकांश करके, अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होता है कि पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक पिछड़ी है, यानी कि पीछे है। पुरुष में ज़्यादा शिक्षा प्रभावित कर रहा है, यानी कि ज़्यादा शिक्षित पुरुष होते जाए, लेकिन महिला बहुत कम। इसमें क्या होता है कि पिछड़ापन होने का कारण होता है कि दबाव, उनके ऊपर दबाव हो जाता है पारिवारिक का, ज़्यादातर पारिवारिक का दबाव होता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जिसके वजह से अधिकांश करके पिछड़ेपन का कारण बनना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि लैंगिक असमानता का सामाजिक असमानता का रूप है कैसे। तो वही होगा क्वेश्चन पूरा कि सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता की झलक मिल जाती है। घर से लेकर के सामाजिक संरचना का प्रत्येक क्षेत्र लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। समाज का संपूर्ण विकास स्त्रियों के संपूर्ण विकास के बिना संभव नहीं है। भारतीय परिवेश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। यह पिछड़ापन भारत को विकसित बनाने में क्या करता है कि बाधा डालने का काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, और इससे जो पहले 5 क्वेश्चन था, जो कि ये पहले 5 वाला क्वेश्चन वीडियो में चला गया है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर से है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। ग्राम कचहरी के गठन की प्रक्रिया समझाएं। ग्राम कचहरी के गठन की प्रक्रिया के बारे में समझाना है कि जो ग्राम पंचायत होता है उसी के बीच में होता है ग्राम कचहरी। यानी तो ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन कर, उसकी गठन और शक्ति का वर्णन करना है कि ग्राम कचहरी होता क्या है, ग्राम कचहरी का मेन कौन होता है। ठीक है, कह रहा है कि ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। ग्राम कचहरी जो होता है क्या होता है, ग्रामीण अदालत है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो होता है वही ब्लॉक का होता है, ब्लॉक में, प्रखंड में, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का होता है अलग, यानी कि उसके बाद स्टेट का अलग होता है, कंट्री का अलग होता है। इसी प्रकार से ग्राम कचहरी का अदालत जिसमें सुनवाई करता है, अच्छा बुरा सभी चीज़ का देख रेख करता है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये है कि ग्राम कचहरी का जो अदालत होता है कौन होता है, ग्रामीण अदालत, यानी कि ग्राम कचहरी जो होता है ग्रामीण अदालत है। जो गांव के जो पंचायत जो रहता है अपनी पंचायत को जो भी अदालत करता है सही तरीका से करता है, वही होता है ग्राम कचहरी। यह अदालत न्यायिक कार्य करती है, यानी कि ये जो अदालत है ग्राम कचहरी का अदालत जो है क्या काम करते हैं कि न्यायिक, यानी कि न्याय दिलाने का काम करते हैं। जो कि अपने पंचायत का जो होता है उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं कि क्या अच्छा हुआ है और क्या खराब हुआ है। तो यह है कि यह अदालत न्यायिक कार्य करती है। न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है। उस ग्राम कचहरी में जो न्याय दिलाने का काम करता है तो उसका न्यायपालिका जो होता है उसका प्रधान कौन होता है, सरपंच। जो कि उस पंचायत का जो सरपंच रहता है वही न्याय दिलाने का काम करता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होती है जिसका प्रधान क्या होता है, सरपंच होता है। वही कह रहा है कि ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी जो रहता है उसका जो है प्रधान, यानी कि मेन जो होता है, जिस प्रकार से स्कूल में होता है टीचर जो रहते हैं प्रधान होता है, उनके अंडर में सभी काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो ग्राम कचहरी का जो न्याय दिलाने का काम करते हैं उनका काम कौन रहता है, प्रधान उनका सरपंच होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो ग्राम कचहरी का जो सरपंच जो रहता है न्याय दिलाने का काम करते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष तक ये रह सकते हैं। ग्राम कचहरी अधिकतम 10,000 मूल्य तक के सभी प्रकार के कार्यों को सुनवाई कर सकता है। यानी कि ग्राम कचहरी में जो रहता है सरपंच वो अधिकतर यानी कि अधिक से अधिक जो है 10,000 तक की कोई भी मूल्य हो उसके बारे में सुनवाई करवा सकते हैं, इससे अधिक का नहीं। तो अगर वैसे होता है तो संभव हो जाता है, लेकिन अधिकांश करके जो है अधिक से अधिक 10,000 तक लगे सुनवाई कर सकते हैं। कौन, तो ग्राम कचहरी, जो कि होता है मेन कौन होता है, सरपंच, ग्राम कचहरी का जो रहता है। ठीक है, देखिए तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए कि ग्राम कचहरी के गठन की प्रक्रिया समझाएं, या नहीं तो कहेगा कि ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। यह अदालत न्यायिक कार्य करती है। न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होती है जिसका प्रधान सरपंच होता है। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी अधिकतम 10,000 मूल्यों तक के सभी प्रकार के कार्यों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अब रहने देते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हम लोग कर चुके हैं 7 क्वेश्चन तक। ठीक है, और अब 8 क्वेश्चन है। दिया है कि समवर्ती सूची क्या, समवर्ती सूची क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो कह रहा है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को जिन सूचियों में शामिल किया जाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। यानी कि केंद्र को भी और राज्य को भी दोनों को लिए जो है ये महत्वपूर्ण, यानी कि दोनों को जो है एक सूची में एकत्रित करता है। यानी कि
केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय सूचक, यानी कि दोनों के लिए दोनों पक्ष को जो एक जगह एकत्रित करके रखता है वही होता है संघीय सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, संघीय मतलब मिलावट, उसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को सूचियों में शामिल किया जाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों के कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर क्या होता है कि संसद के भी विधायिका और राज्य के भी विधायिका, केंद्र का अलग होता है और राज्य का अलग होता है, राज्य का राज्य में और केंद्र का होता है जो कि पूरे देश में होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य के विधायिका को भी और केंद्र के विधायिका को भी। ठीक है, दोनों के विधायिका को जो है समवर्ती सूची पर क्या होता है कि अधिकार जो है इसमें बनाने का, यानी कि कानून बनाने का अधिकार, अब दोनों को मिला करके ही इसमें कानून बनता है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके जो कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्वेश्चन रहेगा कि समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी, तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में रहेगा कि 45, 46, 47, 48, कुछ और भी रह सकता है। तो इसमें हम बोल देंगे अगर ये याद रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव पे हो जाए कितना 47, तो समवर्ती सूची की विषयों की संख्या कितनी होगी 47। तो एक ऑब्जेक्टिव भी मेरा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के बारे में होगा कि आए कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों का जो है विधायिका को कानून बनाने का अधिकार इसमें होता है। किस सूची में, तो समवर्ती सूची में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन नगर निगम के आय के प्रमुख साधनों को बताए। आय मतलब होता है कि उसका आमदनी। नगर निगम के जो है प्रमुख आय किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, नगर निगम के जो है आय किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन नगर निगम अपने कार्यों का संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करते हैं। नगर निगम जो है अपने कार्य को प्रचालन, यानी कि अपने कार्य को करने के लिए आय जो है अलग अलग प्रकार से अर्जित करते हैं। कर वसूलते हैं, नगर निगम क्या होता है कि कर वसूलते हैं। बहुत ऐसी चीज़ है जिस पर क्या होता है कि कर लगाते हैं, मकान पर भी लगाते हैं, जल पर भी लगाते हैं, पशु पर भी लगाते हैं, शौचालय पर भी लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि नगर निगम अपने कार्यों का संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करते हैं। आय मतलब आमदनी लेते हैं। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाते हैं। नगर निगम जो है अलग अलग प्रकार के क्या कर लगाते हैं, कर लगाते हैं। इसमें कर जैसे में आता है कि मकान कर, जल कर, शौचालय कर, पशु पर कर, ये सभी होता है। और भी प्रकार के कर होता है, इन सभी पर जो है नगर निगम कर लगाते हैं और इनसे क्या करते हैं कि आय प्राप्त करता है। और इनसे इससे भी अगर नहीं होता है पूरा, तो उसके साथ क्या होता है कि सरकार भी नगर निगम को कुछ आय देते हैं। तो देखिए, इन करों से प्राप्त आय की राशि इतनी कम होती है कि नगर निगम का कार्य इससे नहीं चल पाता है। वो कर लगाने के बावजूद भी, कर वसूलने के बावजूद भी क्या होता है कि इतनी कम तभी भी पड़ जाती है वो सभी पैसा रुपया, ताकि नगर निगम का कार्य सही से चल नहीं पाता है। ठीक है, नगर निगम का कार्य नहीं चल पाता है। और जिसके चलते राज्य सरकार समय समय पर आर्थिक अनुदान की बजट नगर निगम को देती है, जिसके वजह से क्या होता है कि सरकार जो है क्या करती है कि नगर निगम को समय समय पर जो है आर्थिक बजट यानी कि उनकी सहायता करते हैं। किसको, तो नगर निगम को। ठीक है, आर्थिक बजट जो है समय समय पर सहायता करते रहते हैं सरकार। क्योंकि अगर कर लगाने के बावजूद भी उनका जो है पूरा कार्य हो पाता नहीं है। ठीक है, तो आय प्राप्त राशि इतनी कम हो जाती है कि नगर निगम का कार्य इससे नहीं चलता है। तो जिसके वजह से सरकार भी क्या करते हैं कि नगर निगम को कुछ आय देते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कि समवर्ती सूची क्या है, समझा दिए हुए हैं, समझ लीजिए अब कि समवर्ती सूची क्या है। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य
दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को जिन सूचियों में शामिल किया जाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है। ठीक है, अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कि नगर निगम के आय के प्रमुख साधन को बताएं। या नहीं तो नगर निगम के प्रमुख साधनों को लिखें, यानी तो नगर निगम के प्रमुख साधन क्या है, ये भी हो सकता है। कह रहा है कि नगर निगम अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करते हैं, यानी कि आमदनी, ठीक है, कई प्रकार से अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नगर निगम कई प्रकार के कर लगाते हैं, जैसे में आता है कि मकान कर, जल कर, शौचालय कर, पशु पर कर। इन करों से प्राप्त आय की राशि इतनी कम हो जाती है कि नगर निगम का कार्य इससे चल पाता नहीं है। इन करों से जो क्या होता है कि इन करों से राशि इतनी कम हो जाती है कि इससे नगर निगम का कार्य चल पाता नहीं है, जिसके चलते राज्य सरकार क्या करती है कि समय समय पर आर्थिक अनुदान की बजट प्रदान करते हैं। किनको? तो नगर निगम को। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए क्वेश्चन। 7-8 इससे पहले करा चुके और 8 और 9 ये हो गया। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा साइड हो जाते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आंसर। चलिए, तो ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन करा क्या, गुप्त मतदान पत्र क्या है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? गुप्त मतलब होता है कि छुपाना, उसको जो है छुपाना। ठीक है, गुप्त का मतलब क्या होता है? छुपाना। तो वही है कि गुप्त मतदान पत्र होता क्या है, जिसको किसी की जानकारी नहीं होने देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मतदान के प्राचीन विधि में प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह नाम सहित एक पर्चे पर छपा जाता है। यानी कि जिस समय जो है मतदान जो जाता है, मतदाता जाता है मतदान करने, यानी कि वोट जो देने जाता है, तो वोट जब देने जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो पत्र पर जो रहता है, चुनाव चिन्ह का जो रहता है, पर्ची जो रहता है, उस पर्ची पर उस मतदाता का नाम लिखा जाता है। ठीक है, नाम लिखा जाता है, यानी कि मुहर लग जाता है। तो यह है कि मतदान की प्राचीन विधि में प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह नाम सहित एक पर्चे पर छप जाता था। यानी कि जो मतदाता जो था, मतदान पत्र जब देने जाते थे तो क्या करते, नाम सहित उस पर्चे पर क्या हो जाता था कि छप जाता था। मतदाता को मतदान केंद्र पर यह पत्र मतदान करने के लिए दिया जाता था। जब उस पत्र पे मतदान में देने जाते थे, उनका नाम सहित उस पर्ची पर छप जाता था। तो उसके बाद मतदाता जो वोट जो देने वाले रहते हैं, तो वही मतदाता का क्या करते हैं कि अपने मतदाता केंद्र पर यह पत्र को मतदान करने के लिए दिया जाता है। यानी कि उस मतदाता को वो पत्र जो होता है केंद्र पे मतदान करने के लिए दिया जाता है, और मतदाता अपने पत्र पर छपे प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर बक्से में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मतदाता वो अपने पर्चे पर जो चुनाव चिन्ह रहता है, उस पर जो छपा जो मुहर रहता है, उसको मुहर लगा करके उसके बाद क्या करते हैं कि कहाँ डाल देते हैं, बक्से में डाल देते हैं। ठीक है, बक्से में डाल देते हैं। इससे उसका मत कहाँ गया यह अज्ञात रहता है। यानी कि जब बक्से में डाल देते हैं, इससे क्या होता है कि उसका मत, यानी कि मतदाता का मत जो रहता है, मतदान जो देने जाता है मतदाता, तो वो बक्से में डालने के बाद उनका मत जो है कहाँ गया, ये अज्ञात, अज्ञात मतलब की जानकारी नहीं होना, ये अज्ञात रहता है। तो इस पत्र को ही गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। यानी कि जो बक्से में डालने के बाद
अज्ञात जो हो जाता है तो इसी गुप्त को पत्र को क्या कहते हैं कि इसी गुप्त पत्र को गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। यानी कि उस बक्सा को, ठीक है, गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। उस बक्सा में जो पत्र चला गया तो पत्र जाने के बाद वो गुप्त हो जाता है, यानी कि रहता तो बक्सा में, लेकिन ये नहीं जानकारी होता है कि इसने जो है कौन सी मत गिरा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, किस अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है? कैसे? अशिक्षा, अशिक्षा का मतलब तात्पर्य होता है यार कि शिक्षित नहीं होना। तो अशिक्षा जो जिनको जो है शिक्षित नहीं होता है, यानी कि शिक्षा से उतना मुलाकात रहता नहीं है, तो इससे अशिक्षा के अभाव में क्या होता है कि बहुत ऐसे तकनीकी जो है, बहुत ऐसे कामकाज ऐसे हैं कि जो शिक्षा के अभाव में होता नहीं। अगर शिक्षित है तभी वो कामकाज हो पाता है, अगर अशिक्षित है तो कामकाज नहीं होता है। और अभी के युग में क्या होता है कि शिक्षित होना ही सर्वोपरि है। अगर अशिक्षित है तो बहुत ऐसे स्थान है, बहुत ऐसी जगह है और जहाँ पर जो है काम नहीं हो पाता है सही से। ठीक है, और वैसे भी अशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनके अंदर क्या होता है कि राजनीतिक भाव उतना होता नहीं है, और जो शिक्षित रहते हैं थोड़ा सा राजनीतिक भाव होता है और अच्छी तरीक़ा से क्या करते हैं कि व्यवहार भी करते हैं। तो देखिए, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। कैसे? तो सुनते हैं कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है क्योंकि अशिक्षा के कारण नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव रहता है। ठीक है, यानी कि अशिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। अभिशाप इसलिए है कि अशिक्षा जो है जनता में, यानी कि व्यक्ति में क्या होता है कि राजनीतिक, यानी कि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव रहता है। यानी कि अधिकांश करके जो है शिक्षा के जो रहता है तो राजनीतिक प्रक्रिया जो है कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो राजनीतिक मामले में दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वे न तो अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं और न ही अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं। ठीक है, तो अशिक्षित जो व्यक्ति रहता है वो क्या करते हैं कि अपने जो है अधिकार, यानी कि उनका अधिकार क्या है, उन अधिकारों के बारे में जो है सही से प्रयोग नहीं कर पाते, अपना अधिकार जो है वहाँ पर नहीं दिखा पाते। किस स्वभाव के कारण? तो अशिक्षित होने के कारण। किस स्वभाव के कारण? अशिक्षित होने का, यानी कि अशिक्षित है जिसकी वजह से अपना जो है अधिकार वहाँ पे नहीं दिखा पाते। तो वही इसमें कह रहा है कि जिससे वे न तो, यानी कि अशिक्षित होने के बाद जिससे वे न तो अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं और न ही अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं, अपना कर्तव्य भी सही से नहीं कर पाते हैं। कौन? तो जो अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं वो सही से अपना कर्तव्य नहीं कर पाते और राजनीति के बारे में भी उतना जानकारी होता नहीं। अब है क्या, अशिक्षा लोकतंत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधा है। अशिक्षा क्या है कि लोकतंत्र के लिए, इस व्यक्ति जनता के लिए क्या होता है कि उनमें क्या होता है कि सामाजिक, जो समाज रहते हैं उनके लिए, आर्थिक किस प्रकार की स्थिति है, ठीक है, राजनीतिक जो राजनीतिक में होता है, ठीक है, नेताओं में, तो वही है कि विकास में बाधा डालती है। अशिक्षित व्यक्ति जो रहता है तो इन सभी क्या चीज़ में, सामाजिक में, आर्थिक में, राजनीतिक में, इन सभी चीज़ में क्या करते हैं कि बाधा डालती है। ठीक है, अगर अशिक्षित है तब, अगर शिक्षित है तो समाज को सही से चला पाइएगा, अगर अशिक्षित है तो समाज को भी सही से चला नहीं पाइएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शिक्षित होना जरूरी है। तो कह रहा है कि राजनीतिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। अगर राजनीतिक जागरूकता अगर नहीं रहता है, जिसके अभाव से, यानी कि राजनीतिक जागरूकता के अभाव अगर नहीं रहता है तो उसके अभाव में क्या होता है कि लोकतंत्र, ये देश जो है सफल हो पाता नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र होने का कारण क्या है कि शिक्षित होना, तो इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अभी का समय ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का अभाव उतना नहीं होता। जब तक शिक्षा का अगर अभाव है तो आप सही से कहीं पर भी काम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं
और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देंगे लिखने के लिए। देखिए गुप्त मतदान पत्र क्या होता है, ठीक है। मतदान की प्राचीन विधियों में प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह नाम सहित एक पर्चे पर छपा जाता है। मतदान केंद्र पर यह पत्र मतदान करने के लिए दिया जाता है। मतदाता अपने पत्र पर छपे प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर बक्से में डाल देते हैं। इससे उसका मत कहाँ गया यह अज्ञात रहता है, यानी कि जानकारी नहीं रहता। इस पत्र को ही गुप्त मतदान पत्र कहा जाता है, ठीक है। यह हो गया 10वां क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। अशिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। तो देखिए अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है क्योंकि अशिक्षा के कारण नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव रहता है, जिससे वे न तो अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं और न ही अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं। अशिक्षा लोकतंत्र की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में क्या करते हैं कि बाधा डालती है। राजनीतिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। चलो थोड़ा सा टाइम देते हैं, लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और माइंड टेस्ट पावर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचता रहे और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहे, ठीक है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो भी आएगा, तो इसलिए इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार बना रहे और इसी प्रकार से और जो है एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद माइंड टेस्ट पावर से जुड़ने के लिए।